चलो मतलब वो खुद कुछ चीजें आ जाए ना, कुछ बंदा पूछे तो भी बात है। अब सर सारा दोबारा पूछूंगा तो आपको भी मुश्किल होगी ना सर, बार बार सारा बताना भी तुम्हें मतलब। क्यों मुश्किल मैंने कहा कि होगा? कुछ मुझे खुद आ जाए तो मतलब कुछ जो कुछ चीजें हो जाएं तो फिर मैं कुछ आपसे इंशाल्लाह पूछूंगा सर। अच्छा, पूछ लिया करें, दोबारा बताने में मुझे कोई जी हर्ज सर। नहीं है, ठीक है, और मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। जिस वक्त भी आपका दिल जी करे, सर। रात को मैं तकरीबन कोई सोते सोते मुझे 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, और सुबह जी भी सर। मैं जल्दी ही उठा हुआ होता हूँ, 6 बजे के करीब या इस तरह मैं उठ जाता हूँ। तो उसके अलावा तो बस मैं जिस वक्त आपका दिल करे तो ज़रूर मैसेज करें और पूछ लिया करें, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है अच्छा, सर। आज आप लेट हुए तो आज तो कोऑर्डिनेटर का भी मैसेज आ गया था। हाँ वो आज मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो नेट की कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, दूसरा जी सर। जो है वो, यानी पता नहीं सिग्नल्स का क्या इशू हुआ हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि दूसरा कुछ लाइट के भी इश्यूज थे। सर नहीं पीटीसीएल है सर। नहीं नहीं नहीं, बीटीसीएल नहीं है, मैं जोंग यूज कर रहा हूँ डिवाइस उसकी। तो वैसे तो ये ठीक चल जाता है, लेकिन पता सही नहीं है। आज क्यों जो है वो बहुत ज्यादा मसले कर रहा था ये सुबह से ही। सही। वो वेटिंग रूम में तो नहीं है, कोई भी नहीं सर है? आ रहे हैं बस मतलब सब ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे ये अच्छा काम किया जूम ने अब, कि आप खुद यानी लोगों को वो करते हैं। सर जी जी, सर पासवर्ड भी पूछ रही है। ठीक है जी। पासवर्ड पासवर्ड जो है वो कहाँ था? पासवर्ड आएगा, उसको हम सर मैंने भेज दिया पासवर्ड। अच्छा, ये शायद नहीं है, 4RFA8 ये नहीं होगा। आ गई है शेयरिंग। ठीक है सर। अच्छा, तो शैल वी स्टार्ट? यस। जी सर। अच्छा, क्वेश्चंस किए बाकी लोगों ने? आकाश, क्वेश्चन हुए थे, नहीं हुए थे, क्या हुआ था? सर मैं नहीं था लास्ट क्लास पे, सॉरी। अच्छा, शहरीन क्वेश्चंस मैं किए? करूँ? सॉरी सर। शहरीन, जी जी सर। अच्छा वो क्वेश्चंस कुछ दिए थे वो किए आपने? नहीं सर, मैं नहीं कर सकी। आप सब निकम्मे लोग हैं, यानी आप सब लोगों पे अब मैं पेनल्टी भी नहीं डाल सकता ना, मसला ये है कि आजकल तो वहाँ पे है ही नहीं, वरना मैं आप सब लोगों पे पेनल्टी डाल के, और मेरी पेनल्टी का असूल ये होता है कि जो जुर्माना दूसरों पे लगता होता है वो मैं सिर्फ इंजॉय करता हूँ वो जुर्माना, और बाकी लोग जिन्होंने जुर्माना पे किया होता है वो अ, उसमें शामिल नहीं होते, यानी खाने पीने में। तो अब आप लोग बच गए हैं, क्या करें, क्योंकि आजकल क्लासेस तो हो नहीं रही हैं। तो किसी ने क्वेश्चंस किए भी हैं? सर हम आपको फ्राइडे को करके ले आएंगे। अच्छा, ठीक है, किसी ने भी या नहीं किए वो? चलें, ठीक है, ठीक है। हम फिर जरा बात थोड़ी सी जो है वो ये हंसी किसकी, अस्मा की निकली जा रही है? हंसी नहीं थी, मैं हंसी नहीं थी। अच्छा, हंसी नहीं थी, अच्छा। सॉरी, दैट वाज माय कफ।
अच्छा 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 अच्छा। अ, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट जो है वो आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में और प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप थी। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप थी। मींस कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, इनडायरेक्ट। हाँ जी, आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी सर। सर बीच में कट रही है काफी। हाँ, वो इसीलिए, वो मुझे भी सिग्नल आ रहा था, मैं इसीलिए खामोश हो गया था कि नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो खैर, यहाँ पे हम लोग करेक्टिंग इन्वेंट्री एरर्स ओवर अ 3 ईयर पीरियड। नेट सेल्स रेवेन्यू जो है वो 2012 का दिया हुआ है 2,10,000 है। बिगिनिंग इन्वेंट्री 20,000 की है, नेट परचेजेस 1,40,000 की हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,60,000 के हैं, एंडिंग इन्वेंट्री 29,000 की है, और इन सब का टोटल और फाइनल फिगर जो है इज 1,31,000, जो कि थोड़ा सा राइट वाले कॉलम में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमने 1,31,000 जब हमने माइनस की, क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये 1,31,000, ठीक है सर। हाँ, ये 1,60,000 में से 29,000 माइनस किए तो 1,31,000 है, ठीक है। तो वो एक ठीक है। काइंड ऑफ जो इनर कॉलम है, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, वो बेसिकली एडजस्टमेंट्स के लिए ये यूज कर रहे हैं, और राइट वाला जो कॉलम है उसमें फाइनल फिगर्स जो है वो मेंशन की जा रही है। तो 2,10,000 और 1,31,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया 79,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 53,000, तो हमारी नेट इनकम 26,000 हो गई। अब करना क्या है, प्रिपेयर करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट्स फॉर द 3 ईयर पीरियड, state whether each year's net income before year corrections is understated or overstated and indicate the amount of the understatement or overstatement. अब शुरू में जो उन्होंने हमें बताया है वो एवरग्रीन कारपेट्स books show the following data. In early 2013, auditors found that ending inventory for 2010 was understated by 6,000, and that the ending inventory for 2012 was overstated by 7,000. Ending inventory at 31st December 2012 was correct. तो अब हम इस तरह करते हैं कि हम लोग इसको, ये क्वेश्चन इस तरह कर लेना कि बुक्स में अगर आप अपने पास इसको ओपन कर लें, सर पेज नंबर बता दें। पेज नंबर है 379 पीडीएफ का। सर इतना शुरू में? 379। ये नाते किसने लगा दिए? जी, कुछ नहीं। हाँ जी, मिल गया। जी सर। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ
जो है वो 2010 की फिगर्स आपके सामने यहीं पे ही सामने स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, और फिर 2011 से ऑनवर्ड फिर जो है वो हम जरा कहीं स्क्रीन और मूव कर लेंगे। नेट सेल्स रेवेन्यू जो है वो है 1,69,000, तो ये 1,69,000 तो सेल्स ऐसे ही रहेंगी, ये चेंज नहीं होने लगी, ठीक है। 1,69,000। अच्छा, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उन्होंने हमें बताया कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो तो 2010 की ठीक थी, लेकिन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री was opening inventory was correct 41,000. yeah, opening inventory was 41,000. Purchases were correct as well and they were 98,000. और जो अच्छा फिर हमारे पास जो अभी एक गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है वो गुड्स अवेलेबल, ये भी सेम फिगर ही होगी 1,39,000 की ही। ये 1,39,000 ही रहेगी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा वाज अंडरस्टेटेड बाय 6,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो उसमें अमाउंट ऐड हो जाएगी 27,000 है, तो ये हम ऐड करेंगे इसमें अंडरस्टेटमेंट 6,000 का। ये मैं अंडरस्टेटमेंट को यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये ऐड होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी 33,000 की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि माइनस होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि माइनस होती है, तो जब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि 1,39,000 थे, 1,39,000 में से जब हम माइनस करेंगे 33,000 को, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई? $1,06,000। हाँ जी, इसको कोई कंफर्म कर सकता है? जी सर, 1,06,000। ठीक है, तो 1,06,000 को जब हम 1,69,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कितना आ रहा है? 63,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 63,000। और प्रीवियसली हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 57,000 था। तो इसका मतलब है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड था तो हमारा प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड ही होगा, जैसे कि हमने लेक्चर के शुरू में भी बात की थी कि अगर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडरस्टेटेड हो तो हमारी प्रॉफिट की फिगर भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। यानी कहने का मकसद ये है कि वो
अंडरस्टेटेड होगी, ओवरस्टेटेड होगी। अगर स्टॉक अंडरस्टेटेड होगा तो वो भी अंडरस्टेटेड होगी, स्टॉक ओवरस्टेटेड होगा तो वो भी ओवरस्टेटेड होगी। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे वही, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे सेम 24,000 के ही हैं, और ये जब लेस होंगे 24,000 के ही हैं, जब ये लेस होंगे तो नेट इनकम हमारे पास कितनी आ जाएगी? 39,000। जी ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी 6,000 से बढ़ा है, तो हमारी नेट इनकम भी 6,000 से इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, हमारा कनेक्शन शायद खत्म हो गया था और हमारा वापस आ गया। बस सिर्फ उम्र नहीं है आज अभी तक, बाकी तो सब है। ठीक है, अच्छा, यहां तक कोई बात जो समझ में ना आई हो? उमर के अलावा है कोई जो कि आयशा नहीं है? आयशा है, नहीं नहीं, ठीक है। सबा भी हैं और दानियाल नहीं है सर बीच में। हाँ, दानियाल कहाँ गया? दानियाल का वो भी उसके नेट का इशू था डिस्कनेक्ट हो सर। गए। अच्छा चलें, रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं। वो पहले वाले लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर किए थे ना मैंने? जी सर। तो वो मूवीज ही देख रहे हैं आजकल या वो थोड़ा सा वो ये भी देख लेते हैं? नहीं देखे किसी ने दोबारा लेक्चर्स? जी देख लेते हैं, मैंने कहा साथ साथ। अच्छा, नहीं तो मैंने कहा कि वो सीजन्स पे ही सारा जोर लगाया हुआ है, मनी हाइस्ट ही देखी जा रहे हैं या वो कोई काम भी कर रहे हैं? मनी नेटफ्लिक्स हाइस्ट पासवर्ड कर दिया किसी ने। आज स्टार्ट करना है मनी हाइस्ट। मैंने शुरू किया हुआ दिन। चलें, यानी ये तो कमाल हो गया। अच्छा, अच्छा, अब जो चीज जहन में रखनी है, ये 2010 तक तो हमारी सिचुएशन जो है वो क्लियर है, होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, नहीं है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि हम 2011 जो है वो हम देख लेते हैं कि सिचुएशन उसमें क्या होगी। 1,62,000 जो है वो सर 2012 नहीं देखना, वो भी देखते वहाँ हैं। लिखा हुआ है कि अंडरस्टे उसका ओवरस्टेट हुआ था 7,000 से। हाँ जी, लेकिन क्योंकि 2010 का क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड था, तो 2012 2011 का ओपनिंग स्टॉक भी इसका मतलब है कि ओवरस्टेटेड होगा। अब सॉरी, अंडरस्टेटेड होगा। देखें ये, अब मैं उसको क्लिक नहीं करना चाह रहा था, क्लिक हो गया है। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे देखें तो ये, सॉरी एक मिनट, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, तो 27,000 एंडिंग इन्वेंट्री हमारी, और ओपनिंग इन्वेंट्री 2011 की भी 27,000 ही है। तो एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर में फिर इसका मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ की क्लोजिंग स्टॉक का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप था, क्या ओपनिंग स्टॉक का भी होता है कि नहीं होता? तो हम लोग 2011 को अब देखने लगे हैं। पहले 2010 को हमने देखा था यहाँ पे, 2010 को, अब 2011 को हम देखने लगे हैं। ठीक है,
जी सर। और 2012 फिर आप लोग खुद करेंगे। अच्छा 2011, अब 2011 में जो हमारे पास जो सेल्स थी, सेल्स जैसे पहले उसमें ऑब्वियसली कोई चेंज या उसमें मसला नहीं था, तो ये वैसे ही 1,62,000 ही आ जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी, ओपनिंग 27,000। इन्वेंट्री जो थी वो 27,000 थी, और 27,000 में हमें ऐड करना पड़ेगा अंडर स्टेटमेंट, और मैं इस अंडर स्टेटमेंट को जरा थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। सर हमने इक्वल क्यों लिखा है? अब ठीक है? जी सर। अच्छा, तो करेक्ट फिगर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 33,000, और बेशक इसको यहाँ पे लिखेंगे या इसको हम करेक्टेड जो है वो 33,000 हो जाएगी। इसमें हम परचेजेस एज पर द नॉर्मल प्रैक्टिस हम इसमें ऐड कर लेंगे 1,08,000। 1,08,000, तो 1,08,000, और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि अब उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई इशू नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगी, और वो है 20,000, मेरा ख्याल है 20,000 ही है ना। यस सर। और ये क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री डिडक्ट होती है तो ये भी डिडक्ट ही हो जाएगी। तो हमारे पास इससे पहले वो जो गुड्स अवेलेबल वाली वो जो बात है वो आ जाएगी, गुड्स अवेलेबल, और वो आ रही है हमारे पास 1,41,000। इसमें से 20,000 की जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी 1,21,000, जबकि पहले ये कितनी थी, 1,15,000 थी। अब यहां से जो चीज इस्टेब्लिश करने वाली है वो जो है क्या है, वो देख लेते हैं हम। यहां तक सबको क्लियर है ना? यस सर। 1,21,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है। अच्छा, जी। हमने बात की थी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका प्रॉफिट के साथ जो है वो रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, और फिर हमारे पास सेल्स में से माइनस करके प्रॉफिट आ जाता है। दानियाल वापस आ गया जी। अच्छा, अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्यों होता है? क्योंकि जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो अगर ये ओवर स्टेटेड हो, ओवर स्टेटेड को मैं OV के साथ लिख रहा हूं, अगर ये ओवर स्टेटेड हो मींस अमाउंट ज्यादा माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो अंडर स्टेटेड हो जाएगी, यानी अमाउंट ज्यादा माइनस हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो थोड़ी रह जाएगी। अगर आपने 100 रुपीज माइनस करने थे और आपने 150 माइनस कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने रिमेनिंग अमाउंट को 50 रुपीज से एक्स्ट्रा डिक्रीज कर दिया है, अंडरस्टेट कर दिया है। और अगर कॉस्ट अंडरस्टेटेड है, कम है, तो प्रॉफिट इसका मतलब है ओवरस्टेटेड हो जाएगा।
सर ये फिर से समझाएंगे कॉन्सेप्ट? देखिए, हमने बात की कि अगर क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आखिर क्यों होते हैं? वजह उसकी ये होती है कि बल्कि हम इस तरह करते हैं कि मैं सपोज कर रहा हूं कि शुरू की ये जो 3 फिगर्स हैं हमारे पास, इन 3 फिगर्स का टोटल जो है वो हमारे पास, शुरू की 3 फिगर्स का टोटल हमारे पास 500 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो 100 होनी चाहिए थी ओरिजिनली। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी ओरिजिनली, फिर इसका मतलब है कि 400 हो जाती। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में अमाउंट 200 कर दें, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 300 हो जाएगी। ठीक है। यानी अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवरस्टेट करेंगे, ये ओवर स्टेटमेंट मैं प्लस के साइन से मैं शो कर देता हूं, अगर इसको हम ओवरस्टेट कर देंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो अंडरस्टेट हो जाएगी। अंडरस्टेटमेंट को मैं माइनस के साइन से शो कर रहा हूं। ठीक है। और अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। जितना जितना एक्सपेंस कम उतना प्रॉफिट ज्यादा। ऐसी ऐसी बात है। जी जी, आवाज मेरी कट रही है? नो सर। अच्छा, नहीं सर, अब सही आ रही है आवाज। अब आई है। अच्छा, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी ओवरस्टेट हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी अंडरस्टेट हो जाएगी। एक्सपेंस कम होगा या कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स जो है वो सिचुएशन हमारी हो रही है, उसके लिए रिवर्स सिचुएशन है हमारी ओपनिंग स्टॉक के लिए। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी जो थी वो सपोज कि वो हमारी 100 रुपीज से बढ़ जाती है, ओवरस्टेट हो जाती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी ठीक रहती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमारी ठीक रहती है, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ जाती है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री के बढ़ने की वजह से क्या होगा? अब ये मैं रिवर्स सिचुएशन बता रहा हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ओवरस्टेट हो जाएगी जी। और अगर कॉस्ट बढ़ बढ़ जाएंगे। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडरस्टेट हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो ओपनिंग इन्वेंट्री is directly proportional to cost of goods sold, or opening inventory is indirectly proportional to profit. Closing inventory is directly proportional to profit, or closing inventory is indirectly proportional to कॉस्ट ऑफ गुड्स। cost of goods sold. रिवर्स रिलेशनशिप है। अगर इसमें आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि मैं इसको अपने लिए एलिमिनेशन मेथड कहता होता हूं, वैसे ही मैंने फजूल सा खुद से ही नाम अपने आप को दिया हुआ है। एक चीज याद रख लें, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको याद रहनी चाहिए कि भाई इसका ऑपोजिट दूसरी चीज थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री याद रख लेते हैं। अगर आपको अभी तक, मुझे लग भी रहा है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आ चुकी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जी। तो बस ये याद रख लें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ओपनिंग इसके ऑपोजिट होगा, मींस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ओपनिंग इसके ऑपोजिट होगा।
याद सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री के केसेस को कर लें, और याद जब वो क्वेश्चन करने लगे तो वहां पे बेशक साइड पे लिख लिया करें कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर उसका इम्पैक्ट ये है तो ओपनिंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट इसके ऑपोजिट जाएगा। ठीक है। और रीजन उसकी क्या है, वो रीजन भी मैंने आपको बता दी। जी सर। तो क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। किसी को यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई हुई तो वो जरूर पूछ सकता है। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, चलें जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने देख लिया था 1,21,000 थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ये 1,62,000 में से 1,21,000 माइनस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी 41,000 आई गेस। यस सर। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, अच्छा 41,000 है, एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 18,000। 18,000 है, और 18,000, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो कितने हो गए, ऑपरेटिंग वो नेट इनकम कितनी हो गई? 23,000। $33,000। 23। 23,000, ठीक है। पहले 29,000 थी और अब 23,000 होगी। है सेम बिल्कुल इसी तरह जो हमने बात की कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कम हो गया, और ओपनिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले 1,15,000 थी और अब वो 1,21,000 हो गई। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये अब आपने करना यूं है कि जो इसका 2012 वाला पार्ट है, 2012 वाले पार्ट को आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री का ही मसला है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री का इशू नहीं है। तो आपको वो सॉल्व कर लेना चाहिए, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। और आपने एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करना है ताकि ये चीज जो है ये आपको ये हमने देख लिया था ना, ये कैलिफोर्निया पूल सप्लाईज। क्वेश्चन नंबर 29 एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूं, और अगर आपसे ना हुआ तो फिर हम इसको क्लास के टाइम में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप अगर मुझसे पूछना चाहें तो हम इसको ग्रुप में, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है वहां पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इफेक्ट इसमें यही वाले हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे लोग डिलिबरेटली उसको मैनिपुलेट करके और प्रॉफिट्स पे इफेक्ट कैसे डालते हैं, और बैंकर्स को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, और टैक्स अपना कैसे बचाते हैं। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। इसको बाकी छोड़ दें, बस ये 29 जो है, नहीं वो जो पहले दिए थे वो तो करने ही करने हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ के कर लेते हैं तो ये जो प्रॉफिट, जो स्टॉक्स की चेंजिंग की वजह से जो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है सर। चलें। यस सर। We have got less than 1 minute, approximately 30 seconds. तो अभी इसके बाद जब हम आएंगे तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू का है वो डिस्कस करेंगे, और